आज हम समझेंगे सामुदायिक संगठन का इतिहास। तो सामुदायिक संगठन जो है वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो कि लोगों के उद्देश्यों को, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में योगदान देता है, ये हम सभी जानते हैं। और जो समान हितों वाले, मतलब जिनकी एक कॉमन नीड्स होती हैं, जिनके कॉमन गोल्स होते हैं, उनके लिए काम करती है, उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करती है। तो सामुदायिक संगठन का इतिहास जो है वो उतना ही पुराना है जितना पुराना कि मनुष्य है। मतलब मनुष्य जब से होगा तब से सामुदायिक संगठन अनौपचारिक रूप से हम देखते हैं, क्योंकि लोग समुदाय में, लोग समूह में रहते हैं और उनके जहाँ कहीं भी लोग इकट्ठे हुए हैं वहाँ पर लोगों के कॉमन नीड्स हुई हैं, समान हित हुए हैं और उन समान हितों को पूरा करने के लिए लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करते ही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सामुदायिक संगठन उतना ही पुराना है अनौपचारिक रूप से जितना पुराना कि मनुष्य है या मानव जीवन है। अब है सामुदायिक संगठन के विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि सामुदायिक संगठन के इतिहास को समझें। अगर वो सामुदायिक संगठन के इतिहास को समझेंगे तभी वो आगे उनके क्या परिवर्तन लाने हैं और उभरती समस्याओं को समाधान के लिए, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए काम करने में सक्षम हो पाएंगे। जब वो इतिहास को समझेंगे कि पुराने समय में सामुदायिक संगठन किस तरीके का रहा है, किस तरीके के कार्य हुए हैं और वर्तमान की क्या स्थितियां हैं, तो वर्तमान में वो चीज़ें लागू होती हैं कि नहीं होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए और जो सामुदायिक कार्यकर्ता होता है उसको अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए सामुदायिक संगठन के इतिहास को समझना और साथ ही साथ एक जो समाज कार्य का विद्यार्थी है, BSW के विद्यार्थी हैं जो, उनको भी इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो समाज कार्य के एक तरीके के रूप में हम सामुदायिक संगठन को जानते हैं। हम जानते हैं कि एक मेथड है, सोशल वर्क का एक मेथड है सामुदायिक संगठन। सामुदायिक संगठन अभ्यास के रूप में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सहित बहुत से पश्चिमी देशों में हुआ है, ठीक है, विकसित हुआ है इन देशों में। इंग्लैंड और अमेरिका में इसका काफ़ी सक्रिय इतिहास रहा है। इन दो देशों में सामुदायिक संगठन अभ्यास धीरे धीरे, इन दो देशों के अलावा सामुदायिक संगठन धीरे धीरे फिर भारत में भी विकसित हुआ, भारत में भी इसका विकास हुआ सामुदायिक संगठन का। अब हम जानते हैं कि इंग्लैंड में सामुदायिक संगठन के विकास के बारे में। ब्रिटिश सामुदायिक कार्य का उदय एंग्लिकन चर्च तथा यूनिवर्सिटी सेटलमेंट मूवमेंट के चैरिटी कार्यों से हुआ है और ये जो चैरिटी थे वो मुख्यतः गरीब लोगों के लिए कार्य करते थे, जैसे गरीबों को दान देना, गरीबों के किन्हीं चीज़ों की कमी है उनकी पूर्ति करना, जो बेसिक नीड्स हैं उनकी पूर्ति करना। फिर इंग्लैंड में सामुदायिक कार्य की उत्पत्ति लोकोपकारी, मतलब लोगों के लिए जो वेलफेयर के काम होते हैं उनसे प्रेरणा मिली और ये काम विशेषकर चर्च के द्वारा किए जाते थे। फिर जैसे जैसे 20वीं शताब्दी गुजरी तो क्या हुआ, ये जो चैरिटी का संक्रमण था एक तरीके से, वो धीरे धीरे कम होने लगा और फिर इसमें रियलिटी में विश्वास करने लगे कि चैरिटी से काम नहीं चलेगा, हमें एकजुट होके लोगों की एक स्टेबल प्रॉब्लम्स को दूर करना होगा जिसमें स्टेबिलिटी हो, चैरिटी से कुछ होगा नहीं। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 18 के दौरान जब किरायों की दरें बढ़ी, किराएदारों की दरें बढ़ी, तो पारिवारिक
मकानों को खाली करने का एक दौर आया कि इतनी ज़्यादा किरायों की दर बढ़ गई थी कि लोग मकान खाली करने लगे थे। तो उस पर क्या हुआ कि वुमेन हाउस एसोसिएशन ने बड़े पैमाने पर किराएदारों की हड़तालों को आयोजित किया। उससे क्या हुआ, सरकार ने किरायों की दरों को कम किया। तो ये एक जब संगठित लोग हुए तो लोगों की प्रॉब्लम्स को, जो कॉमन गोल थे लोगों के, कुछ ही लोगों के जो सामान्य उद्देश्य थे कि किरायों की दरें बढ़ रही हैं, उससे लोगों को समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो एक संगठित रूप से लोगों ने इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया। अब फिर जो वंचित समूह के एकीकरण का लक्ष्य को ध्यान में रखा गया, मतलब जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनकी हेल्प पे ध्यान गया और सामुदायिक केंद्र भी बनाए गए। 1960 के दशक में सामुदायिक कार्य एक मजबूत शैक्षणिक घटक के साथ एक पृथक व्यवसाय के रूप में, एक अलग प्रोफेशन के रूप में सामने आया, मतलब उभरना प्रारंभ हो गया, उसका आना प्रारंभ हो गया। 1960 के दशक में सामुदायिक कार्य को एक मजबूत शैक्षणिक घटक के साथ समाज में उभरना प्रारंभ हो गया और इसकी शुरुआत होनी शुरू हो गई सामुदायिक संगठन की। पहले सामुदायिक संगठन को जो निजी ज़रूरतें हैं लोगों की, उनको पूर्ति करने के रूप में लिया जाता था या डिफ़ाइन किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे आस पड़ोस के और स्थानीय क्षेत्र के लोगों की भी मदद करने को स्थानीय सामुदायिक विकास का कार्य किया जाने लगा कि हम आस पड़ोस की मदद करें, हम अपने स्थानीय क्षेत्र के लोगों की मदद करें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। इसके साथ 1968 में गुलबेकियन रिपोर्ट इंग्लैंड में सामुदायिक कार्य की भूमिका में शोध पर आधारित थी। में सामुदायिक कार्य द्वारा लोगों और सामुदायिक बदलाव के बारे में बताया गया। मतलब एक शोध किया जिसमें एक गुलेलियल रिपोर्ट आई इंग्लैंड में, जिसमें सामुदायिक कार्य द्वारा लोगों और उनके सामुदायिक बदलाव में के बारे में बताया गया कि किस तरीके से सामुदायिक कार्य में बदलाव आ रहा है। 1968 की गुलबेकियन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के प्रमुख घटक के रूप में स्थानीय सेवाओं की आपूर्ति में सुधार, मतलब जो स्थानीय सेवाएं हैं जिनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है उनमें सुधार लाना, एजेंसी समन्वय के विकास, मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन बने, नीतियों तथा नियोजन, जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्लानिंग है, उनके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया, इसके बारे में बताया गया, उल्लेख किया गया। आगे भी बहुत सारी ऐसी प्रभावशाली रिपोर्ट्स पब्लिश्ड हुई, प्रकाशित हुई, जिसको देश में सामुदायिक कार्य के विकास पर प्रभाव पड़ा। इन शोधों ने सामुदायिक कार्य पे एक अलग नज़रिए के रूप में देखना शुरू कर दिया, इनका प्रभाव समाज पर पड़ने लगा। एक सीबोहम कमेटी रिपोर्ट 1968 थी, जिसमें सामुदायिक कार्य को विशेष तौर पर समाज सेवा के प्रबंधन के माध्यम से विस्तार की सिफारिश की गई। इस रिपोर्ट में ये बोला गया कि सामुदायिक कार्य का विस्तार किया जाना, उसका एक्सटेंशन किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके विस्तार के बारे में इसमें उल्लेख किया गया। और इसी तरीके से एक स्केफ्टिंग रिपोर्ट थी, जिसमें शहरी नियोजन, जो अर्बन प्लानिंग होती है, उसके बारे में, अर्बन प्लानिंग में जो भागीदारी है, लोगों की पार्टिसिपेशन है, उसके बारे में बात की गई, उसके बारे में सिफारिश की गई कि अगर हमें अर्बन में प्लानिंग करनी है या हमें विकास करना है तो उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही 1969 में शहरों में कठिनाइयों को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, उनका सामना करने के लिए सामुदायिक विकास परियोजनाओं का प्रारंभ होने लगा। सामुदायिक विकास परियोजनाएं आने लगी, योजनाएं आने लगी, जिससे कि शहर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा सके।
इन परियोजनाओं का लक्ष्य क्या था? कठिनाइयों में उच्च सफलता हासिल करना। मतलब जो कठिनाइयाँ हैं उनको ऑब्वियसली उनको दूर करना, उनका समुदाय के साथ मिलकर काम करने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या बनाना? रणनीतियाँ बनाना, स्ट्रेटजीज़ बनाना। तो इनका लक्ष्य था कि लोगों के साथ काम करके, समूह के साथ काम करके उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए स्ट्रेटजीज़ का निर्माण करना, स्ट्रेटजीज़ को बनाना। इसके साथ ही कुछ परियोजनाएं सामुदायिक परिवर्तन के संवाद मॉडल द्वारा प्रचलित थी। सुधारवादी गतिविधियों का मुख्य रूप से इनका फोकस था। मतलब कि सुधार लाना, नई चीज़ें विकसित करना एक होता है, नई चीज़ें विकसित करना एक होता है कि चीज़ों में सुधार लाना। तो इसी तरह कुछ परियोजनाएं ऐसी थी सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए जो कार्य करती थी और समाज में सुधार लाने के का प्रयास करती थी। 1968 में बहुत बड़ी संख्या में सामुदायिक कार्य किया जाने लगा और जो वंचित समूह थे उनकी सहायता करना, समाज में सुधारवाद लाना है, सुधार करना और मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाने लगे। इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्सवादी दृष्टिकोण शामिल था। इसी तरह 1968 में शहरी कार्यक्रमों के रूप में सामुदायिक कार्य किए गए। शहरों का विकास करने के लिए, शहरों में सुधार लाने के लिए बहुत सारे सामुदायिक कार्य किए गए, सामुदायिक परियोजनाएं लाई गई जिससे कि शहर का विकास किया जाए। 70 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में सामुदायिक कार्य की बहुत ज़्यादा मान्यता बढ़ गई। इसका बहुत ज़्यादा विस्तार देखा गया और जो स्वयंसेवी और सरकारी, मतलब स्वयंसेवी स्वयं के द्वारा भी लोग करते थे और सरकारी क्षेत्रों में के माध्यम से भी इनका उभरता हुआ चेहरा देखा गया। मतलब सामुदायिक कार्य एक स्वयं इच्छा से भी की जाती थी, गैर सरकारी संगठनों के द्वारा भी देखा गया और सरकार भी सामुदायिक कार्य में बहुत ज़्यादा सम्मिलित थी। जैसे जैसे दशक की प्रगति हुई, मतलब 70 के दशक की प्रगति हुई, सामुदायिक कार्य की सरकारी जो प्रयोजन है उन पर जोर देना शुरू किया गया। मतलब सरकार बहुत ज़्यादा जोर देने लगी इस पर। इससे क्या हुआ? इससे समुदाय कार्य की प्रगति, समाज के दो दृष्टिकोण उत्पन्न हुए। इससे सामुदायिक कार्य में दो दृष्टिकोण उत्पन्न हुए। पहला यह था कि समाज में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा शक्तियाँ समाज में व्याप्त हो गई और लघु स्तर पर कार्य किए जाने लगे, छोटे अपने स्थानीय स्तर पर कार्य किए जाने लगे और ये दृष्टिकोण रूढ़िवादी दृष्टिकोण था और इसमें आम सहमति और सहयोग पर जोर दिया जाता था। दूसरी ओर वैकल्पिक दृष्टिकोण, जिसमें समाज की संरचना में परिवर्तन लाना पर विचार किया जाता था, उस पर जोर दिया जाता था कि समाज में परिवर्तन लाना है, समाज की संरचना में परिवर्तन लाना है। इसको ही, मतलब समाज में जो सिस्टम व्याप्त है इसको ही उत्पीड़न का मूल कारण माना जाता था। इसलिए यह दृष्टिकोण सामाजिक न्याय और कठोर मुद्दों पर आधारित था। तो इस तरीके से दो दृष्टिकोण इसमें समाहित थे। प्रथम दृष्टिकोण का बिंदु नर्म मुद्दे, जैसे कि इनका उद्देश्य लोगों की अपनी जीवन स्थितियों को सुधारने, सेवा संसाधनों को विकसित करने के लिए उनके संसाधन बढ़ें जिससे वो अपनी सहायता खुद कर सकें, इन सभी में सक्षम बनाना था। और यह भी अनुभव किया गया कि दोनों ही दृष्टिकोण एक दूसरे के सबल बने हुए हैं, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट किए हुए हैं। और सामुदायिक कार्यवाही में सामुदायिक उद्देश्य के हित में लोगों की उद्देश्य ये था कि लोगों की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जाए, जबकि सामाजिक सेवाओं के प्रावधान में ऐसी स्थितियों की महत्व को
उपेक्षा की जाती थी, उनको कम आंका जाता था। लेकिन धीरे धीरे आर्थिक मंदी के कारण, बढ़ती बेरोजगारी के कारण अब ये जो कल्याणकारी विचारधारा थी वो एक भार टाइप का लगने लगा, एक उसमें उस दृष्टिकोण में, कल्याणकारी दृष्टिकोण में दुर्बलता आ गई। फिर सामुदायिक सुधारों ने समाज के कुछ सबसे दुर्बल समूहों के अधिकारों का भक्षण कर लिया और उनके लिए लाभों में कमी कर दी। वर्ग, लिंग, आयु और अक्षमता के आधार पर गरीबी के खतरों में वृद्धि हो गई, मतलब गरीबी बढ़ती गई। क्योंकि सब आधारों से ये तात्पर्य था कि गरीबी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विफलताओं का परिणाम नहीं है, उनके पर्सनल जो विफलताएं हैं उसका परिणाम नहीं है गरीबी, बल्कि संरचनात्मक जो विसंगतियां हैं उसके कारण गरीबी बढ़ी है। तो ये था कि ये सोचा जा रहा था कि गरीबी किसी व्यक्तिगत कारणों से व्यक्ति गरीब नहीं है, जो हमारे समाज का संरचना बनी हुई है उसकी वजह से व्यक्ति गरीब है और गरीबी बढ़ रही है। फिर 1997 में परिवर्तन देखा गया और अड़ोस पड़ोस के बारे में चिंता बढ़ती गई। अगर अड़ोस पड़ोस में कहीं समस्या देखते तो उसके बारे में चिंता होती, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी है ना, इनसे इनकी आपूर्ति कैसे की जाए, उनमें गुणवत्ता कैसे लाई जाए, स्कूल के बारे में, जुर्म के बारे में, जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके बारे में अत्यधिक सोचा जाने लगा। और ये उस समय बहुत ज़्यादा व्याप्त होने लगी समाज में। गरीबी, बेरोजगारी, जुर्म, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ गई। तो वर्ष 2000 में इस हेतु राष्ट्रीय नीति आरंभ की गई और स्थानीय समस्याओं को, जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनका सामना करने के लिए, उनको दूर करने के लिए क्षेत्र आधारित कार्यक्रम सामने आए। इस प्रकार इंग्लैंड में सामुदायिक कार्य के विकास को हम 4 चरण में देख सकते हैं। पहला चरण, सामुदायिक कार्य को लोगों के बीच सामाजिक समायोजन को बढ़ाने के लिए इसे व्यक्तियों की सहायता प्रदान करने की एक प्रक्रिया माना गया। इस दौरान स्वैच्छिक एजेंसियों ने कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए अहम भूमिका निभाई। तो इस समय सहायता प्रदान करना मेन है, सहायता प्रदान करना माना गया सामुदायिक कार्य को। द्वितीय चरण था, द्वितीय चरण में सामाजिक मुद्दों और समस्याओं को हल करने के नए तरीके सामने आए। सामुदायिक संगठन केंद्र और राज्य सरकार ने शहरी विकास कार्यक्रम किए गए। तृतीय चरण है ये आपसी भ्रातृत्व, आपसी समझदारी के विचारधारा की में बढ़ोतरी हुई और ये समय समाज कार्य के व्यावसायिक विकास का था। समाज कार्य एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा था। ज़्यादातर लोग शिक्षाविदों और योजनाकारों के जो मौजूदा प्रणालियों में जो कमियां देखी गई थी उनको एनालिसिस करने का, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया, इसमें कोशिश की गई। चौथा चरण था यह अवधि जिसमें सामुदायिक कार्य में लगाव की भागीदारी देखी गई, मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन देखा गया सामुदायिक विकास के लिए और इस अवधि को सामाजिक आंदोलन के रूप में देखा जाता है। और सामुदायिक कार्य में जो प्रॉब्लम्स थी, जो सामुदायिक कार्य को बढ़ाने के लिए नई नई स्ट्रेटेजीज़, नई नई रणनीतियों को शामिल किया गया और इस तरीके से इंग्लैंड में सामुदायिक कार्य का विकास हुआ। आशा है आप लोगों को इंग्लैंड में सामुदायिक कार्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।